अरे मुई, ध्यान कहाँ है तेरा? कढ़ाई चलकर राख हुई जा रही है और तू है कि हाथ में सब्जी लेकर ना जाने कहाँ देख रही है। पानी से भरी बाल्टी वहीं पटकती हुई अम्मी बोली। अचानक अम्मी की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ी और बड़बड़ाहट से कटे हुए आलू नीचे गिर गए। या अल्लाह, तू छोड़ ये सब, मैं देखती हूँ। एक ही तो बर्तन बचा है, वो भी लगता है तू जलाकर ही छोड़ेगी। तू ये पानी मटके में रख ले और बाल्टी शकीला आपा को दे आ। अम्मी ने आंच बुझाई और सब्जी धोने लगी। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपा के घर जाने की, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मैं जानती थी कि आपा मुझे बिठाकर फिर वही सब बातें करेंगी जिनसे मैं भागना चाहती थी। मेरे दर्द से आपा का दर्द कुछ कम नहीं था, मगर मैं क्या करूं? जिस दर्द को मैं भूलना चाहती थी उसे कोई मुझे भूलने ही नहीं देता। 6 माह से ऊपर हो गए थे मुझे इस पुनर्वास कैंप में रहते हुए, मगर जख्म है कि पुराना ही नहीं होता। एक जख्म हो तो भरने का उपाय भी करें। यहाँ तो मरहम बेअसर पड़ रहे हैं और जख्म दिन ब दिन नासूर बनते जा रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि शकीला आपा घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने उनके बेटे रहमान भाई को बाल्टी पकड़ा दी। हालांकि रहमान भाई की लिचजिलाती निगाहों का एहसास मुझे अपनी पीठ पर भी हो रहा था, मगर अब तो मैं ऐसी हवस भरी निगाहों और बदन को नंगा करते जुल्मों की आदी हो चुकी थी। इतनी उम्र में ही इतना तो जान गई थी कि खुदा ने हम औरतों को बनाया ही इसलिए है कि मर्द हमारा उपभोग कर सके। खुदा ने मर्द की हर भूख को मिटाने के लिए औरत को बनाया है। पेट की भूख हो या जिस्म की, मिटाने के लिए उसे औरत का ही आसरा होता है। नजमा के अब्बू, आप कहीं से भी बेटियों के निकाह का बंदोबस्त कीजिए। आप समझते नहीं हैं, जवान बेटियां माँ बाप के घर में सुलगते हुए अंगारों के समान है। जमाने की जरा सी हवा भी लगी तो हमें राख का ढेर होते देर नहीं लगेगी। मैं 3-3 बेटियों के निकाह का कैसे इंतजाम करूं बेगम? किसी तरह तो नजमा की थोड़ी उम्र बढ़ाकर सरकारी निकाह में बिठाया था। सोचा था 1 लाख की सरकारी सहायता राशि मिल जाएगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, मगर दुख तो दूर होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं ये बूढ़ा शरीर लेकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पा रहा हूँ। इनके निकाह की बात मैं कैसे सोचूं? काश कि हमारा फैजल जिंदा होता। नजमा के अब्बू तो उस आग में फैजल की जगह हम दोनों मर गए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता बेगम। अम्मी, आपने हम तीनों बहनों को क्यों नहीं धकेल दिया उस आग में? आज इस तरह हर रोज मरना तो नहीं पड़ता। अब मुझे उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। मैंने आगे बढ़कर चटाई पर सिमटी हुई अपनी दोनों बहनों को सीने से लगा लिया। मेरी बातें सुनकर अम्मी और अब्बू दोनों बाहर चले गए। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर रकीला और शब्बों का दहशत भरा चेहरा देखकर आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। 10 साल की रकीला और 9 साल की शब्बो निकाह और शोहर का सही मतलब भी नहीं जानती थी। मैं भी कहाँ जानती थी। जब मेरा निकाह हुआ था 15 बरस की उम्र में अब्बू ने 19 बरस लिखा कर सरकारी निकाह में बैठा दिया था। मैं याद तो नहीं करना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों जब भी मैं सोने जाती तो मुझे वही पुराने दिनों की याद आने लगती है और मैं खोने लगती हूँ अपने गांव की उसी पुरानी गलियों में। मोहब्बत नगर के खिताब से नवाजे जाने वाला शहर में छोटी सी एक नदी के किनारे बसा था मेरा गांव, जहाँ सब मोहब्बत की परिभाषा पर अमल करते थे। सुबह मस्जिद में पढ़ने वाली अजान की आवाज जब कानों में पड़ती तो सबके बदन में मानो नया जोश भर जाता था। हर दिन खुशियां लेकर आती थी और हर रात मीठे मीठे सपने दिखलाती थी। पर एक दिन ना जाने कैसे लोगों के मन काले होने लगे। इंसान इंसान पर शक करने लगा। अब्बू ने हमारे मदरसे जाने पर भी रोक लगा दी। बाहर जाना होता तो अब्बू या फैजल भाईजान के साथ ही जाते।
वो भी बहुत कम। एक दिन जिस बात का खौफ तब वही हुआ। मुझे आज भी याद है वो मंजर, धू धू करके जलता हुआ घर, खेत खलियान, सब के सब अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। सड़कों पर मौत का नंगा नाच होकर नाच रही थी। अब्बू ने हम तीनों बहनों को एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठा दिया। उधर फैजल भाई जान अम्मी को खोजने गए थे। थोड़ी देर में अम्मी को तो कुछ लोग लेकर आ गए, मगर फैजल भाईजान आज तक नहीं आए। किसी तरह हम अपने गांव वालों के साथ यहाँ कल्याणपुर पूर्ण निवास शिविर में पहुंचे, मगर यहाँ तो हमारी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई। अपनों के खोने का गम, ऊपर से पीठ की आग, अब हर रोज तिल तिल कर हम सबको जला रही थी। इन सब के अलावा भी एक और आग थी, तन की आग, जो आए दिन किसी न किसी लड़की की आबरू के चिथड़े करने लगी थी। कैंप में सब कुछ बेपर्दा था। छोटे छोटे तंबुओं में बटा जीवन हर पल असुरक्षित था। ऐसे में जब सरकारी निकाह और शादीशुदा जोड़े को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई, तो लोगों के बाँछें खिल गई। बेटे वाले और बेटी वाले दोनों अपना अपना फायदा सोचने लगे। मेरे अब्बू ने भी मेरा नाम उसमें लिखवा दिया। अपने होने वाले शोहर का मैंने चेहरा भी नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में मैं कुछ जानती थी। मैं तो बस इतना जानती थी कि मेरे निकाह कर लेने से अम्मी अब्बू के दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने इस निकाह को कबूलने की मोहर लगा दी। अपने शौहर के घर जाने पर मुझे पता चला कि मैं यहाँ ना तो नई नवीली दुल्हन थी और ना ही नजमा बेगम। मेरा नाम बदल चुका था। सबने मुझे दंगे वाली दुल्हन के नाम से नवाजा। मेरी सास ने भी सबसे मेरा परिचय इसी नाम से कराया। मेरे शौहर और ससुर दोनों पास के ही चौराहे पर सब्जी की ठेली लगाते थे। मैं सुबह उठकर घर के सारे काम निपटाकर खाना बनाती। दोनों बाप बेटे खा पीकर मंडी चले जाते। वहां से आकर सब्जियों को धो पोंछ कर ठेली पर सजाते, जिसमें मैं भी उनकी मदद करती। 2 छोटी नंदी भी थी, जिनकी खिदमत भी मुझे ही करनी पड़ती थी। उम्र में तो वो मुझसे ज्यादा छोटी तो नहीं थी, मगर मैं अब उनकी भाभी जान थी, सो मैं ही बड़ी थी। मैंने इसी जिंदगी को अल्लाह की सौगात मानकर अपना लिया था, मगर मेरी खुशियों की उम्र ज्यादा ना हो सकी। एक दिन जब मेरे ससुराल वालों ने सुना कि 1 लाख मिलने वाली सहायता राशि योजना सरकार ने बंद कर दी है, उसी दिन से मेरी किस्मत के दरवाजे पर भी ताला लग गया। ससुराल के सभी लोग मुझे हिराकत भरी नजरों से देखने लगे। मुझ पर दबाव डालने लगे कि मैं वो रुपए अब्बू से मांगू, जिसे देने का वादा करके सरकार मुकर गई थी। जब इस बाबत मैंने अपने शौहर से बात करनी चाही, तो उसने भी टका सा जवाब देते हुए कहा, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। इससे तो अच्छा होता कि हम अपने रिश्तेदारों की लड़की ले आते। एक तो दंगे वाली लड़की को घर लाने की जहमत की, ऊपर से कुछ हाथ भी नहीं लगा। अब तुम अपने अब्बू के पास जाओ या ना जाओ, मैं तो अगले महीने बम्बई जाने की सोच रहा हूँ। रहमत चचा जान वहीं रहते हैं। वहाँ कहाँ है, वहीं पर कुछ अच्छा काम दिला देंगे। अभी दो बहनों का निकाह करना है। मैं भौचक होकर अपने शौहर का चेहरा देखने लगी। ओहो, तो यहाँ भी परेशानी लड़कियों को ही लेकर है। इन मर्दों ने अपनी किफायत के लिए औरत को ही औरत का दुश्मन बना दिया है। अपनी बहन बेटी के लिए दूसरों की बहन बेटी की बलि चढ़ाने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। काश में लड़की नहीं होती, मगर अल्लाह ने ना मेरी कभी सुनी है, ना ही उनके नुमाइंदों ने। मेरे शौहर के चले जाने के बाद ससुर ने मुझे अपनी अम्मी के पास पहुंचा दिया और कहा कि जब 1 लाख रुपए हो तभी आना। कभी कभी तो दिल करता है कि शकीला आपा की बेटी रेहाना की तरह मैं भी जहर खाकर जान दे दूं। आपा, आप रो रही हो। मेरी आंखों से आंसू बहकर रकीला के चेहरे पर पड़ी और उसकी नींद खुल गई। तू सो जा रक्कू,
ये आंसू तो अब लगता है मेरी मैयत के साथ ही जाएंगे। ऐसा मत कहो आपा, आप हमेशा हमारे साथ रहना। हम तीनों बहन ही एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे के साथ ही जिएंगे। हम अम्मी अब्बू का भी सहारा बनेंगे ताकि उनको भाईजान की कमी ना महसूस हो। ऐसा नहीं हो सकता रक्कू, समाज में एक दंगे वाली लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी जिंदगी भी इन्हीं तंबुओं के तरह है, हमेशा दूसरों के रहमो करम पर गुजारा करना पड़ता है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे तोड़ मड़ोड़ कर जिस दिशा में चाहें उस दिशा में लगा लेते हैं। इन तंबुओं की तरह हमारी भी कोई जमीन नहीं, कोई नींव नहीं, कोई मंजिल नहीं।